नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो पिछले 2 या 3 दिन से मैं वीडियो नहीं दे पाई। एक तो पिछली वीडियो ज़्यादा लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसलिए मुझे लगा बैक टू बैक वीडियोज़ आ रही हैं तो थोड़ा गैप कर देना चाहिए। उसके बाद हम लोगों की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की गई थी। वो वर्कशॉप के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ क्या थी, किससे रिलेटेड थी। हमने पढ़ा था NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो हमने करिकुलम पढ़ा, उसके अंदर हमने एक वैल्यू एजुकेशन की बात की है। अच्छा, कुछ लोग वैल्यू एजुकेशन को मॉरल एजुकेशन से रिलेट कर लेते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेम नहीं होती हैं। सबसे फर्स्ट थिंग तो ये जो वैल्यू एजुकेशन का कंसेप्ट जो हमारी NEP में लिया गया है, तो इसी कंसेप्ट को सबसे पहला कोई भी चीज़ पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले KV में शुरू की जाती है। तो इसी NEP ये जो वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड जो जो रामकिशन मिशन है स्वामी विवेकानंद जी का, तो उन लोगों को NCERT ने, या आप कह सकते हो NCF ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी इसके लिए करिकुलम रेडी करने की। तो उन लोगों ने बुक्स प्रिपेयर, ये सेकेंडरी में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 6 to बड़ी क्लासेस में। प्राइमरी में अभी तक नहीं किया था उन लोगों ने, तो अब उन्होंने प्राइमरी के लिए 1 to 5 क्लासेस के लिए भी इनकी बुक प्रिपेयर कर दी है। तो उसी से रिलेटेड हम लोगों की वर्कशॉप थी। तो उसमें यही सिखाया गया कि बच्चों को जो वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन नहीं, वैल्यू एजुकेशन हमें कैसे इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, तो चलिए, उसकी वजह से मैं 1-2 दिन वीडियो नहीं बना पाई, क्लासें नहीं लेने पाए। चलिए, अब आगे जो हमारा देखो, आप सबको पता होगा सिलेबस के अंदर जो B पार्ट है, अब हम B सेक्शन, आपको अलग अलग सेक्शंस में जो है ये वाला पोर्शन जो है साइकोलॉजी वाला जो हम पढ़ रहे हैं वो डिवाइडेड है। ये पार्ट 3 का सेक्शन B हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ होगा, उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम, जो कि हेडिंग बोल रही है, हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दोनों को अलग अलग समझेंगे। उसके अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो चीज़ सीखेंगे वो सीखेंगे कि ये लर्निंग क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग एंड हाउ चिल्ड्रन लर्न, और बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लर्निंग की जो है वो आपने, इसी को अधिगम भी बोलते हैं। आप सब ने B.Ed में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, हिंदी में अधिगम बोलते हैं। ठीक है, तो ये वही है। तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस डिफरेंट बुक्स में आपने पढ़ी होंगी। अलग अलग जो है साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग इसकी डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग जो मेन चीज़ है उसके ऊपर बात करते हैं। डेफिनेशंस का टाइम गया जब एग्ज़ाम में डेफिनेशंस पूछी जाती थी। ये क्या कहता है, लर्निंग क्या होती है, द रिलेटिवली परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जब किसी के बिहेवियर यानी व्यवहार में परमानेंटली चेंज आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसने लर्निंग हुई है, उसने कोई चीज़ सीखी है। ठीक है, हैबिट्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स नेसेसरी टू मीट द डिमांड ऑफ लाइफ, मतलब वो चीज़ें कैसी होनी चाहिए। अब लर्निंग 2 तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ पॉजिटिव की तरफ देखना है, यानी अच्छी आदतें, नॉलेज, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें जो उसकी लाइफ की डिमांड्स को कंप्लीट करने वाली हैं, उन सब को सीखना, यानी उन सब को अपने व्यवहार के अंदर लेके आना, वो सब क्या है, लर्निंग है। और लर्निंग जो है वो परमानेंटली चेंज होता है पॉसिबिलिटीज़ में, ऑल पॉसिबल डायमेंशंस। ठीक है, लर्निंग क्या होती है, एक परमानेंट चेंज होता है, ये नहीं, टेम्परेरी नहीं होती है लर्निंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग लर्निंग की कुछ, लर्निंग प्रोसेस जो होती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं, देखिए। सबसे पहली चीज़, लर्निंग जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम पूरी लाइफ टाइम, ये हमारी कंटिन्यूस पूरा लाइफ टाइम चलती है हमारे साथ, जीवन भर, जीवन के हर क्षण हर पल इंसान कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, कुछ ना कुछ नया सीख रहा होता है।
इसीलिए जो लर्निंग है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, हर टाइम हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं, एवरी टाइम। तो लर्निंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी नहीं रुकती, ठीक है। और दूसरी बात, लर्निंग गोल डायरेक्टेड होनी चाहिए। लर्निंग इज़ गोल डायरेक्टेड, मतलब कुछ ना कुछ गोल होता है हमारा जिसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। एवरी ह्यूमन हर एक इंसान कोई ना कोई गोल अचीव करना चाहता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ये गोल किससे अचीव किए जा सकते हैं, लर्निंग से। यानी उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो लर्निंग हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है, मतलब हमारा कोई ना कोई टारगेट या गोल होता है जिसको प्राप्त करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। इफ़ देयर इज़ नो गोल टू अचीव देन देयर वुड बी नो नेसेसिटी ऑफ लर्निंग। अगर कोई गोल ही नहीं होगा तो हम क्यों, अगर हमें कुछ सीखना ही नहीं होगा तो हम क्यों सीखेंगे, है ना। अब ये सब चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमारा एक गोल है कि हमें सिलेक्शन लेना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, तभी हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। अगर हमें एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना होता, अगर वो हमारा गोल नहीं होता, तो हमें इन सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। यानी लर्निंग की, सीखने के लिए हमेशा क्या होती है, सीखना एक गोल ओरिएंटेड होती है। नेक्स्ट है, लर्निंग इज़ इंटेंशनल। मीन्स जो लर्निंग है वो किसी के ऊपर हम लोग थोप नहीं सकते हैं। जब तक इंसान के अंदर खुद से लर्न करने की वो नहीं होती है, वो नहीं सीख सकता है। हर एक के क्या होते हैं, अपने अपने गोल होते हैं अचीव करने के लिए, ठीक है। और उसको अचीव करने के लिए लोग कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं उन गोल्स को अटेंड करने के लिए। इफ़ शी और ही डज़ नॉट हैव एनी इंटेंशन टू रीच द गोल और इट इज़ quite casual about it, then it is difficult to reach the goal, and in that sense learning is weak. Means अगर हमारा कोई टारगेट है, कोई गोल है, उस गोल तक पहुंचने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, मीन्स हम कुछ ना कुछ लर्निंग करते हैं। अगर हम लर्निंग नहीं करेंगे तो उस गोल तक पहुंचना क्या हो जाएगा, हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब ये इंटेंशनल होती है, मतलब इंसान के अंदर से आती है कि हमें ये चीज़ सीखनी है। आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते कि तुम सीखो। नेक्स्ट थिंग इज़, लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। मीन्स जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, उसको हर टाइम कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है, इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहना पड़ता है। ये नहीं कि आप देखो, अब मैं चुपचाप मैं बोले जा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लोग सीख रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप लोग कुछ प्रैक्टिस करके देखेंगे, कुछ क्विज, क्वेश्चंस, एमसीक्यू इसी टॉपिक पे ट्राई करके देखेंगे। इसका मतलब यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोसेस। आप लोग इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। हर किसी को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं सीखने के लिए, या तो फिज़िकली या मेंटली, किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। और लर्निंग जो है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर किसी की लर्निंग कैपेसिटी जो है वो अलग अलग होती है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं दूसरों के कंपैरिजन में, कुछ धीरे धीरे लर्न करते हैं, ठीक है। तो लर्निंग जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर्स करती है, अलग हो जाती है, ठीक है। तो लर्निंग को जो, हाँ, उसके बाद दो और हैं। लर्निंग इज़ एन आउटकम ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद द इन्वायरमेंट। मीन्स लर्निंग जो है वो हमारे इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है। और लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। ये लर्निंग की विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लर्निंग हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है, लर्निंग इंटेंशनल होती है, एक्टिव प्रोसेस है, और लर्निंग इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, ये कई बार इन्वायरमेंट से भी सीखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। मीन्स हम एक नॉलेज को, एक चीज़ जो हमने सीखी थी, मान लिया हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया मैथ में, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, अब इस चीज़ को हम जब फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। जो हमने लैंग्वेज सीखी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सीखा, उसको हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूज़ करते हैं ना। तो लर्निंग क्या है, ट्रांसफरेबल है। मीन्स जो एक सिचुएशन की लर्निंग है उसको दूसरी सिचुएशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो हैं वो फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को
फैक्टर्स जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, फैक्टर्स जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, अफेक्टिंग लर्निंग यानी जिनकी वजह से जो है वो हमारी लर्निंग प्रभावित होती है। तो वो क्या क्या है देखिए। सबसे पहला है लर्निंग एंड, देखो मेनली तो दो ही फैक्टर होते हैं। फर्स्ट पर्सनल, एक सेकेंड, एंड सेकेंड इज मेरी स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक होती हैं, एंड सेकेंड इज इन्वायरमेंटल, ठीक है। ये दो ही फैक्टर होते हैं वैसे तो, बट ये देखो ये लर्निंग एंड मैच्योरेशन और ये रेडीनेस टू लर्न, ये दोनों पर्सनल फैक्टर्स में आ जाते हैं। मैच्योरेशन आप सबको पता है वो ग्रोथ से रिलेटेड होती है, वृद्धि और विकास। आप सबने ये भी एक टॉपिक आएगा जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आता है, वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा हो जाता है उसके अंदर मैच्योरिटी आती है तो कुछ चीज़ें हम लोग ऑटोमेटिकली सीखते जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो लर्निंग है वो मैच्योरेशन से रिलेटेड होती है। जैसे जैसे देखो एक 6 महीने का बच्चा वो 1-2 वर्ड बोल पाता है, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है वो आसपास से शब्द सुन के जैसे जैसे उसमें मैच्योरिटी आती है वो अपने आप बोलना सीख जाता है ना। तो मीन्स जो ये होती है मैच्योरेशन से लर्निंग अपने आप आ जाती है, जो बेसिक लर्निंग होती है। उसके बाद उसको किसकी ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की, ठीक है। नेक्स्ट है रेडीनेस टू लर्न, और लर्निंग के लिए जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो इस पर डिपेंड करता है कि जिसको हम सिखाना चाह रहे हैं वो कितना एक्टिव है, ठीक है। मीन्स वो कितना रेडी है कुछ भी सीखने के लिए। हम जिसको सिखा रहे हैं वो सीखना चाहता है कि नहीं चाहता। अब क्लास के अंदर एक ही टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन हर बच्चे का लेवल जो है वो अलग अलग होता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ नॉन अटेंटिव होते हैं, वो क्लास में ध्यान ही नहीं देते, तो उनको लर्निंग में क्या आती है, थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। तो ये जो लर्निंग है वो किसी इंसान की सीखने के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रेडी है चीज़ को सीखने के लिए। सॉरी। नेक्स्ट है लर्निंग इन्वायरमेंट, जो है वो लर्निंग इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अब देखो एक क्लास में हमारे पास क्लास के अंदर ऐसा कोई मतलब क्या है, बच्चे हर टाइम शरारत करते रहते हैं, टीचर को कोई मतलब नहीं होता कोई बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो उस टाइप के लर्निंग इन्वायरमेंट में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। दूसरा कई बार आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, मान लिया घर पे बच्चे के आसपास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है तो भी वो बच्चा नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो जो दूसरा मेन फैक्टर होता है वो लर्निंग होता है। अगर इन्वायरमेंट जो है वो लर्निंग के लिए नीड्स टू बी कंडेंसिव लर्निंग टू लर्निंग अलाउिंग द पीपल स्पेस एंड टाइम टू इंटरेक्ट विद इन द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को इंटरेक्शन करने का चांस मिले, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके, ठीक है, तभी वो बच्चे क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स, लर्निंग एंड मैच्योरेशन, रेडीनेस टू लर्न एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेथड्स ऑफ लर्निंग, मीन्स बच्चे किन किन मेथड्स से सीखते हैं। ओके, मेथड्स ऑफ लर्निंग देखिए, सबसे पहला जो छोटे बच्चों के लिए हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है वो ये कि लर्निंग बाय इमिटेशन। लर्निंग बाय इमिटेशन का मतलब क्या होता है, बच्चे जो हैं वो कॉपी करना, इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। ये देखो आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, ये छोटा बच्चा जैसे इसकी मॉम कर रही है बिल्कुल सेम वैसी ही कॉपी कर रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लर्नर है ना वो किसी का भी बिहेवियर ऑब्ज़र्व करता है, उसकी एक्शंस को और उसके बिहेवियर को, वो कैसे कर रहा है क्या कर रहा है उनको ऑब्ज़र्व करता है और फिर वैसा ही करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इमिटेशन इज़ द कॉपिंग और द रीप्रोड्यूसिंग अदर्स एक्शन एंड बिहेवियर, यानी दूसरे के एक्शंस और बिहेवियर्स की कॉपी करना। आपने कई बार देखा होगा बच्चे जो हैं वो घर जाके टीचर्स की कॉपी करते हैं
या स्कूल में आके मम्मी पापा की, पेरेंट्स की कॉपी करते हैं, ठीक है। मीन्स वो हमारे बिहेवियर से जो चीज़ सीखते हैं या वो चाहते हैं, उनको कुछ अच्छा लगा, वो उस चीज़ को क्या करने की कोशिश करते हैं, खुद भी करने की कोशिश करते हैं। तो यानी ये होता है इमिटेशन, कॉपी करके सीखना, ठीक है। लर्निंग थ्रू इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन में। क्या रहेगा, देखो, ऑब्जर्वेशन भी थोड़ा थोड़ा इमिटेशन जैसा ही होता है। यहाँ पे भी बच्चा क्या करता है, आपके बिहेवियर को, आपके काम को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। काम करने के बाद वो क्या करेगा, उसके अंदर ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना, वो ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हैं, ठीक है। लैंग्वेज और जो कल्चर नॉर्म्स है, वो सारी चीज़ें वो कहाँ से सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हैं। पर ये इमिटेशन से थोड़ा डिफरेंट रहता है, जिसके अंदर वो जो ऑब्जर्व की कॉपी करता है और उसका एज इट इज़ बिहेवियर रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। बट ऑब्जर्वेशन में वो क्या करता है, सोचता है, जज करता है और लर्न वैसी ही कॉपी। देखो, जैसे आप, कोई बच्चा लिखना सीख रहा है, ठीक है, कोई बच्चा सुंदर हैंडराइटिंग लिखना सीख रहा है, तो एक तो मेथड है, अगर वो कॉपी कर रहा है तो जैसे आप लिख रहे हो जो भी अक्षर, वो वैसे ही लिखेगा। लेकिन अगर वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, ऑब्ज़र्व करके सीख रहा है, तो वो क्या क्या देखेगा, वो आपके पेन पकड़ने के स्टाइल को देखेगा। हाउ यू आर होल्डिंग द पेन, हाउ यू आर मेकिंग द लेटर्स, आप पेन को कैसे पकड़ रहे हो, आप लेटर्स को कैसे बना रहे हो, वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगा, फिर वो उस चीज़ को कॉपी करेगा, ठीक है। इमिटेशन में क्या होता है, वो सीधा मतलब देख रहा है और कॉपी कर रहा है। यहाँ पे वो क्या करेगा, पहले वो देखेगा कि ये चीज़ कैसे, वो एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगा कि आपने पेन को कैसे पकड़ा हुआ है, आप कौन से लेटर को कैसे लिख रहे हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन। ये देखो, आपने 3 टाइप की जो है वो हम फर्स्ट पार्ट आगे फिर पढ़ेंगे। आपने कंडीशनल बिहेवियर, कंडीशनल लर्निंग देखा था, ये थ्योरीज देखी थी हमने। कंडीशनल लर्निंग है, रेनिफोर्समेंट वाली जो होती है, उसी तरह से कंडीशनल एक बिहेवियर ये वाली थी, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो ये अल्बर्ट बुंड्रा ने दी थी, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो है, लर्नर के अंदर ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन कर सकता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में ये 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट, द ऑब्जर्वर मस्ट पे अटेंशन। सबसे पहली चीज़, जो ऑब्जर्वर है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ पे। द ऑब्जर्वर मस्ट रिप्रेजेंट द ऑब्जर्व बिहेवियर, मीन्स वो उस बिहेवियर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, वैसा ही बिहेवियर रिप्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा, और भी क्या, मीन्स अभी अभी मैंने बताया ना, एक एक चीज़ को वो बिल्कुल बारीकी से ऑब्ज़र्व करेगा और वैसा ही बिहेवियर करने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं सक्सेस हुआ तो वो फिर से ऑब्ज़र्व करेगा, ठीक है। दूसरा बात, द नेक्स्ट थिंग, द ऑब्जर्वर मस्ट परफॉर्म द लर्न बिहेवियर अंडर अप्रोप्रिएट। अब हमें उसको मोटिवेट भी करना होता है, ठीक है। वो बिहेवियर तभी दिखाएगा, लर्न बिहेवियर जो ऑब्जर्वेशन से उसने सीखा है, जब उसको क्या मिलेगा, कोई ना कोई मोटिवेशनल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर से, ये आपने थ्रोनडाइक का ही था, ये रहा। ये जो कंसेप्ट है ट्रायल एंड एरर वाला, थ्रोनडाइक ने दिया था 1913 में, ठीक है। आप सब ने देखा होगा, उसने डिफरेंट एनिमल्स पे जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था, कैट पे। वो एक्सपेरिमेंट वगैरह जब हम इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उसने, देखो ये रहा, एक हंग्री कैट को उसने क्या किया था, एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और उसके सामने एक फ़िश रखती थी, फिर एक वो था पिंजरे के अंदर एक क्या बोलते हैं, एक लीवर यानी एक बटन था, उसको दबाने से पिंजरा खुलता था, मछली अंदर आती थी, इस टाइप से कुछ उसके अंदर था। तो वो कितनी बार, वो बार बार ट्राई कर रही थी, इधर उधर पैर मार रही थी। तो लास्ट में उसने तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स के बाद जाके वो उस पिंजरे को खोल पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो एक्सपर्ट हो गई तो उसे पता चल गया कहाँ पैर मारने से पिंजरा खुल जाएगा। तो यही है ट्रायल एंड एरर,
मतलब जब बच्चा कोई चीज़ सीखता है, लेट्स ऑब्जर्व, एक चाइल्ड को बाईसाइकिल राइडिंग सीखनी है, तो एक ही बार में तो वो परफेक्ट नहीं हो जाएगा, उसके लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स करेगा। लेकिन इसके लिए हमें उसको फ्री छोड़ना है, ठीक है। इनिशियल स्टेज में वो ज़्यादा एरर्स करेगा, धीरे धीरे जैसे वो चीज़ को लर्न करता जाएगा, उसका जो एरर है वो क्या होती जाएंगी, जो गलतियां हैं वो कम होती जाएंगी, ठीक है। यानी उसको चीज़ें ट्राई करने देनी है, गलती कर रहा है कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करने दो। धीरे धीरे जब वो चीज़ को सीख जाएगा तो उसके जो एरर्स हैं, गलतियां हैं, वो अपने आप क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज्ड हो जाएंगी। एरर्स आर मिनिमाइज्ड। तो फिर वो उसको प्रॉब्लम का अच्छे से सॉल्व करने का एकदम एग्जैक्ट मेथड खुद से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड था। देखो इसके अंदर उसने 3 लॉ भी दिए थे, ट्रायल एंड एरर के 3 लॉज ऑफ लर्निंग। फर्स्ट लॉ था, थ्रोनडाइक ने 3 लॉ डेवलप किए थे इससे। पहला था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, सेकंड था लॉ ऑफ इफेक्ट, एंड थर्ड था लॉ ऑफ रेडीनेस। तो ये सब जब हम वो थ्योरीज पढ़ेंगे ना इन सब की, तो वहाँ पे हम सब इसको दोबारा से पढ़ेंगे। यही बताया, इसके अंदर भी यही बताया गया है कि उसको बार बार यानी करेक्ट बिहेवियर सीखने तक उसको हमें ट्राई करने देना है। सीखेगा, गलती करेगा, कोई फिर से करने दो, ठीक है। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है लर्निंग का। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन डूइंग, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। पार्टिसिपेशन या लर्निंग डूइंग से मतलब क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग और थ्रू पार्टिसिपेशन। ये आप सबको पता होगा, ये जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। और यहाँ से जो रियल बेस्ड एक्सपीरियंस से जो लर्निंग होती है, सॉल्विंग रियल लाइफ सिचुएशन, वो लर्निंग जो है वो परमानेंट होती है एक तरह से, मतलब उसको बच्चे कभी नहीं भूलते। इट इज़ अ वे ऑफ कंबाइनिंग थिंकिंग एंड द रीजनिंग विद प्रैक्टिकल। मीन्स हमें क्या करना है, बच्चे को कोई भी चीज़ खुद करके सीखने देनी है, ठीक है। उसको एज इट इज़ सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करना, हमें क्या करना है, उसको लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। क्लासरूम सिचुएशन में ऐसे ही सिचुएशंस क्रिएट करनी होती है, इंडिविजुअल टास्क देना होता है जिससे वो क्या कर सके, लर्निंग बाय डूइंग यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू डिस्कवरीज एंड इंक्वायरीज। डिस्कवरीज एंड इंक्वायरीज बेस्ड जो लर्निंग थी वो 1960s में दी थी इन्होंने, बर्नर ने, ठीक है। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी इन 1960s में। उन्होंने यही बात कही थी कि जो डिस्कवरी लर्निंग टेस्ट ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में होती है। मान लिया हम इसके लिए हमने बच्चे के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा और फिर उसको नोन से अननोन की तरफ जाना पड़ेगा। मीन्स मान लिया हमने ये थोड़ी बड़ी क्लास के लिए ऐसे ले सकते हैं, हमने बच्चों को एक टास्क दिया कि उनको क्या करना है, जो गार्डन में फ्लावर्स का साइज़ ना स्मॉल है, साइज़ स्मॉल है, तो हमें बड़े साइज़ के फ्लावर्स वो प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसके लिए जो है बच्चों को अलग अलग स्टेप्स वो करने पड़ेंगे, डिस्कवरी करेंगे वो कि किस टाइप के सीड्स हम लोग यूज़ करें कि बड़े फ्लावर्स आए, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ सीखेंगे वो लोग। तो डिफरेंट टाइप से जो है इस तरह से वो अलग अलग चीज़ों की डिस्कवरी करेंगे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये देखो सबसे नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो लास्ट है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कुछ इसी तरह का होता है जैसे डिस्कवरी, ये भी आइडेंटिफाई। सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है और आइडेंटिफाई करना है, मतलब हमें पता करना है प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है प्रॉपरली। नेक्स्ट है हमें उसके अंदर क्या करना है, रिलेशनशिप जो हमें चीज़ें पता है, ठीक है, किन किन तरीक़ों से वो प्रोसेस, हमें एक फेक हाइपोथेसिस लेके चलना पड़ता है कि हमारी पॉसिबल सॉल्यूशन ये है इस प्रोसेस का,
ठीक है। फिर हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और अगर वो हो जाता है तो फिर हम हमारा क्या दे देते हैं, वेरिफिकेट, मतलब अलग अलग चीज़ों पे उसको फिर से वेरीफाई करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द लर्निंग प्रोसेसेस, या हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रन किन किन तरीक़ों से सीखते हैं। तो वो देखा हमने, सबसे पहला इमिटेशन करके, ऑब्जर्वेशन से, ट्रायल एंड एरर से, और पार्टिसिपेशन, डिस्कवरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, ठीक है। तो आगे की क्लास के लिए आप जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। इस टाइम बहुत सारी PDF मार्केट में घूम रही हैं, बहुत सारे लोग कोर्स बेच रहे हैं। सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, ठीक है। बाकी इधर उधर ज़्यादा आपको ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे।